चैट। अब मैंने चैट में सबको सेंड कर दिया फाइल। क्या सबको फाइल्स मिल गई? नहीं। मैं 1 मिनट। लेट मी सेंड इट टू एवरीवन। अब चैट में सबको फाइल्स रिसीव हुई। हो गई। अच्छा, इस फाइल में अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 असाइनमेंट्स हैं। अच्छा, जो ईसीएल की हमने इलस्ट्रेशन रखी है उसको हमने 2 असाइनमेंट्स में डिवाइड कर लिए हैं जो आपस में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि असाइनमेंट 2 असाइनमेंट 1 से किसी तरह लिंक है। तो असाइनमेंट 1 में मैंने एक आपको फाइल दी है जिसका जिसका नाम है एजिंग फॉर्मेशन असाइनमेंट। मैंने आपको एक टेम्पलेट दिया हुआ है एजिंग का। फिर उस एजिंग से रिलेटेड हमारे पास कुछ अंडरलाइंग डेटा है जिसमें हमने कुछ कॉलम्स ऐड करने हैं। उन कॉलम्स को ऐड करके हमने इन तमाम अमाउंट्स का ओवरड्यू बकेट डिटरमिन करना है। उन तमाम अमाउंट्स का ओवरड्यू बकेट डिटरमिन करके फिर मैंने उसको इस एजिंग पे प्लॉट करना है। अच्छा, इस अमाउंट्स में अगर हम देखेंगे तो मैंने तकरीबन 180 डेज से अबव मैंने डिफॉल्ट को डिफाइन किया। इसका मतलब ये कि 180 डेज के बाद हमारा रिसीवेबल इनरिकवरेबल होगा। इसमें ये अजम्पशन मैंने ली है ताकि आप लोग के पास ज्यादा बकेट्स ना हो जाए, ठीक है। तो आपने इसको इस तरीके से करना है कि आपने सबसे पहले तो इनवॉइस की ड्यू डेट निकाली। इनवॉइस की ड्यू डेट हमारे पास कैसे आएगी? इनवॉइस इशुएंस डेट में मैं क्रेडिट टर्म्स को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास इनवॉइस ड्यू डेट आ जाएगी। फिर मैं उस इनवॉइस ड्यू डेट से फिर मैं अपने ओवर ड्यू डेज को कंपेयर करूंगा, ठीक है। यानी मैंने इनवॉइस ड्यू डेट से अपनी कट ऑफ डेट को कंपेयर किया तो मेरे पास ओवर ड्यू डेज आ जाएंगे। उन डेज के हिसाब से फिर मैं उस अमाउंट का ओवर ड्यू बकेट डिटरमिन करूंगा। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी इनवॉइस की ड्यू डेट आ रही है फॉर एग्जांपल 30 जून, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, अगर मेरे पास इनवॉइस की ड्यू डेट आ रही है 30 जून 2021, डिटरमिन कट ऑफ डेट और मेरी इनवॉइस की ड्यू डेट के दरमियान कितना, ठीक है। और फिर मैं इसको ओवर ड्यू बकेट असाइन कर दूंगा। ओवर ड्यू बकेट को असाइन करने के लिए मैंने एक मैपिंग भी बना दी है कि फॉर एग्जांपल 0 डेज में मेरे पास अमाउंट होगी नॉट येट ड्यू। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर ड्यू बाय 1 to 30 डेज के लिए मेरे पास 1 to 30 डेज तक नॉन ओवर ड्यू होना चाहिए, रिसीवेबल ओवर ड्यू होना चाहिए, सॉरी।
और इसी तरह मैंने फ्रॉम और टू नंबर ऑफ डेज करके मैंने ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर ड्यू बाय 31 to 60 डेज तक की एक मैपिंग बना ली। तो आप लोग इसमें सिंपली ये कर सकते हैं कि आप लोग इसको इधर से या तो समिफ कर ले या वी लुकअप कर ले। अब ये आप लोग की क्रिएटिविटी है कि आप इसको किस तरीके से लेके चलते हैं। फिर आपने यहाँ पर समिफ की कंडीशन लगाकर, इस फाइल में समिफ्स की कंडीशन लगाकर आपने कट ऑफ डेट पिक करनी है और आपने बकेट की डेट पिक करनी है। और इस तरह आप लोगों ने एक एजिंग बना लेंगे। ठीक है, चूंकि मेरी एजिंग 21 से 23 तक जा रही है, तो अब इसमें मेरे पास कितने साल होंगे? मेरे पास होंगे तकरीबन 3 साल, या इसमें मेरे पास 2 साल होंगे। ठीक है, तो आपने इन अमाउंट्स को डिलीट कर देना है। और आप लोग से मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप लोग 2 साल की एजिंग बनाएं, ठीक है, और मुझे सबमिट कर दें। तो अभी वेट अ मिनट। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो मेरे पास यहाँ पे जितनी भी कट ऑफ डेट आ रही है, अगर हम देखें तो 31 अक्टूबर 2021 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक मेरे पास डेट्स आ रही है। तो मेरे पास इन कॉलम्स की तो जरूरत नहीं है, तो मैं इन कॉलम्स को कर दूंगा डिलीट। ठीक है, और यहाँ पर मैं डेट डाल दूंगा 31 अक्टूबर 2021। मेरे पास ऑटोमेटिकली सारी डेट्स आ जाएंगी। ठीक है, तो जनाब ये असाइनमेंट करने में कोई मुश्किल? सर इस असाइनमेंट को करने में कोई मुश्किल? अनेबल टू सी योर स्क्रीन। सर बता देते। ठीक है, ठीक है। अब सर ये असाइनमेंट है, इसमें हमने इनवॉइस ड्यू डेट निकालनी है, जो इनवॉइस इशुएंस डेट और क्रेडिट टर्म्स का सम होगा। ठीक है, अच्छा, जो इनवॉइस ड्यू डेट और कट ऑफ डेट के दरमियान डिफरेंस होगा वो मेरे पास ओवर ड्यू डेज आ जाएंगे। यानी इन दोनों का सम इनवॉइस ड्यू डेट होगा और इन दोनों का डिफरेंस ओवर ड्यू डेज होगा। और इन ओवर ड्यू डेज को मुझे इस मैपिंग के हिसाब से बकेट असाइन करना है। ठीक है, जैसे जिसके 0 नंबर ऑफ डेज ड्यूज हुए उसका बकेट नॉट ड्यू आएगा, जिसके 1 to 30 डेज ड्यू 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 है उनका ये वाला बकेट आएगा, जिनके 31 to 60 डेज ड्यू हुए इनका ये बकेट आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, इस बकेट को असाइन करके यहाँ पर हमारे पास ओवरड्यू बकेट आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर सबमिट्स की कंडीशन लगाकर हमने यहाँ पर रिस्पेक्टिव बकेट असाइन करने हैं। अच्छा, अगर आप फाइल देखेंगे तो इसमें अक्टूबर 2020 से लेकर सितंबर 2023 तक की एजिंग आ रही होगी, लेकिन मेरे असाइनमेंट में आपके पास जो डेटा है वो सिर्फ 2 सालों का है, अक्टूबर 21 से सितंबर 23। तो मैंने बेसिकली ये किया यहाँ पर कि मैंने अक्टूबर 20 से लेकर सितंबर 21 तक के रोज डिलीट कर दिए, और जो मेरा पहला साल होगा वो अक्टूबर 2021 होगा। इस तरह मेरे पास यहाँ पर 2 सालों की एजिंग आ गई। आपने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला इनपुट करना है ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। आप इसको यहाँ पर मैपिंग से किस तरीके से लिंक करेंगे ये भी आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर असाइनमेंट 1 में एक फोल्डर है, असाइनमेंट 1 में एक फाइल है जिसका नाम है एजिंग फॉर्मेशन असाइनमेंट। सो आई एम गिविंग यू गाइज 15 मिनट्स टू गो थ्रू दिस असाइनमेंट। जो कंप्लीट कर पाए वो कर ले, जो नहीं कर पाए कोई मसला नहीं है, मैं इसको करवाऊंगा। ठीक है, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस असाइनमेंट?
नो. So over to you guys. Okay, this file is with you. Please complete this assignment or take 15 minutes. Look at this assignment, complete it. If you can complete it, I can take it ahead. Okay. अच्छा, 15 मिनट हो गए हैं, जिसपे मुझे उम्मीद है कि सब लोगों ने इस फाइल को देख लिया होगा एटलीस्ट. हल हल अगर नहीं भी किया हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर एटलीस्ट देख लिया इस फाइल को तो दैट्स इनफ. अच्छा सर, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं इसके सोल्यूशन पे. देखें, अगर हमें इस डेटा को इस एजिंग में लाना है तो हमें डेटा को इस लाइक बनाना होगा कि वो इस एजिंग में आ सके. सबसे पहले तो हमारे पास हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा डेटा प्रोवाइडेड है. एक कस्टमर नंबर है, एक इनवॉइस नंबर है. ठीक है, ये यूनिक आइडेंटिफायर्स हैं, इन पर अभी हम काम नहीं करेंगे. देखिए, इनवॉइस इशुएंस, एक इनवॉइस इशुएंस डेट होती है और एक क्रेडिट टर्म्स होती है. इनवॉइस कब ड्यू होती है? जब हमारा क्रेडिट पीरियड खत्म हो जाता है. ठीक है, एग्जाम्पल है कि अगर मैं किसी कस्टमर को गुड्स बेचता हूँ, कस्टमर को मैं उसके बदले में इनवॉइस इशू कर देता हूँ, तो इनवॉइस के अंदर लिखा होता है कि आपने इतने दिनों के अंदर अंदर पे करना है. तो जनाब, उसकी ड्यू डेट तब आती है जब वो क्रेडिट पीरियड उस कस्टमर का खत्म हो जाता है. तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं इसकी ड्यू डेट निकालूंगा, क्योंकि अगर वो ड्यू डेट पे हमें अमाउंट नहीं देता तो फिर हमारी इसके यहाँ एक क्रेडिट रिस्क हमारे पास आ जाता है उस कस्टमर के लिए. तो मैंने इनवॉइस इशुएंस डेट ली और इस पे ड्यू डेट को मैंने ऐड कर लिया. मेरी इनवॉइस की ड्यू डेट आ जाती है 31 मार्च. अब इस ड्यू डेट को मैं कट ऑफ डेट के साथ कंपेयर करूंगा. इस ड्यू डेट को मैं कट ऑफ डेट के साथ कंपेयर करूंगा और इसके जरिए मैं निकालूंगा ओवर ड्यू नंबर ऑफ डेज. ओवर ड्यू नंबर ऑफ डेज किस तरह निकलेंगे कि मैंने कट ऑफ डेट ली और मैंने इसका इनवॉइस की ड्यू डेट के साथ डिफरेंस ले लिया. मेरे पास ओवर ड्यू नंबर ऑफ डेज आ गए. यहां तक किसी को कोई सवाल, कोई डिफिकल्टीज? बेशक आप अपना माइक अनम्यूट कर लें और अगर मैं बीच में कोई भी चीज करा रहा हूँ, आप अपना माइक अनम्यूट करके भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं. नहीं. अच्छा, मेरी स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है ना सबको? यस सर। ओके. अच्छा, अब हम लोग ये करेंगे कि हम लोग ने एक जगह ये फॉर्मूला लगाया है, मगर ये फॉर्मूला हर रो में एप्लीकेबल है. हम लोग इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर लेंगे. अब हमारे पास सब जगह हमारे पास डेट्स भी आ गई हैं और हमारे पास ओवरड्यू नंबर ऑफ डेज भी आ गए. अब आते हैं यहाँ पर. अब हम लोग यहाँ पर ओवरड्यू नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे. अच्छा, अब हम लोग ओवरड्यू नंबर ऑफ डेज किस तरीके से निकालेंगे? अच्छा, इसमें मैं एक फिल्टर लगा लेता हूँ सबसे पहले तो, और देखता हूँ कि इसमें कोई अनयूजुअल फिगर तो नहीं आ रही. सर, इसमें कोई अनयूजुअल फिगर नहीं आ रही. ठीक है, यानी इसमें कोई नेगेटिव फिगर नहीं आ रही. अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें नेगेटिव फिगर्स भी इंकॉर्पोरेट कर देता हूँ इस एग्जाम्पल में. ठीक है, और मैं इस इलस्ट्रेशन का सोल्यूशन भी आपको भेज देता हूँ. तो अगर मैं चाहूँ तो मैं काम करता हूँ इज इक्वल टू, मैं इसमें कुछ डेट्स इंकॉर्पोरेट कर लेता हूँ अगर मैं करना चाहूँ तो. 30 जून 2021. ठीक है, मैं इसको नीचे तक ले गया. ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एग्जाम्पल में चेंज कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि प्रैक्टिकली ये किस तरीके से हो रही होती है. ठीक है.
अच्छा, अब इसमें इस एग्जांपल में आप लोग एक चीज ये भी देख रहे होंगे कि इसमें ओवरड्यू नंबर ऑफ डेज मेरे पास नेगेटिव में भी आ रहे हैं। आप लोगों को नजर आ रहे हैं? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब ये जो नेगेटिव डेज है उनका रीजन क्या है? उनका रीजन ये, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एक नेगेटिव डे उठा के देख लेता हूँ, इसमें नेगेटिव 8 डेज आ रहे हैं। अच्छा, अगर मैं उसका रीजन देखूं तो इसकी इनवॉइस तो अक्टूबर के अंदर इशू हुई है, लेकिन ये ड्यू नवंबर के बाद अक्टूबर के बाद होगा। अब इसमें इस हिसाब का हम क्या करें? ये नेगेटिव नंबर ऑफ डेज एक्चुअली कौन सी फैसिलिटीज हैं, मतलब एक्चुअली कौन से रिसीवेबल्स हैं? ये वो वाले रिसीवेबल्स हैं जो अभी तक ड्यू नहीं हुए। ये कौन से रिसीवेबल्स हैं? ये वो वाले रिसीवेबल्स हैं जो अभी तक ड्यू नहीं हुए। तो अब मैं क्या करूंगा, इनका जो मैं ड्यू डेट लगाऊंगा वो 0 लगाऊंगा। लेकिन मैं इनकी ड्यू डेट 0 में कैसे कन्वर्ट करूंगा? इसके लिए हमारे पास आता है मैक्स का फॉर्मूला, कि मैक्सिमम ऑफ 0 और द नंबर ऑफ ओवर ड्यू डेज। ठीक है, अगर ये नेगेटिव में आ रहा होगा तो ये ऑटोमेटिकली 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने यहां पर मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाया, ये 0 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह ये मैं फॉर्मूला तमाम पूरे कॉलम में ड्रैग कर दूंगा, तो इसमें कुछ 0 नंबर ऑफ डेज भी आ गए। सॉरी। फिर मैं डिटरमिन करूंगा ओवर ड्यू बकेट। अच्छा, मैं ओवर ड्यू बकेट कैसे डिटरमिन करूंगा? देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक मैपिंग हुई हुई है, मेरे पास यहाँ पे एक मैपिंग हुई हुई है। अब मैं दो रास्तों से मैं इसके फॉर्मूले निकाल सकता हूँ। या तो मैं सम इफ के जरिए निकाल सकता हूँ, जो कि मेरे ख्याल में बेहतर फॉर्मूला है, या मैं इफ के जरिए निकाल सकता हूँ। इफ these overdue days is equal to 0, then my bucket should be not due। ठीक है। फॉल्स में हम लोग एक और इफ की कंडीशन लगा देंगे, नेस्टेड इफ की कंडीशन लगा देंगे, that if the overdue number of days are lesser than or equals to 0, then my bucketing should be trade receivables overdue by 1 to 30 days। इसी तरह मैं नेस्टेड इफ का फॉर्मूला तमाम उसमें कैरी कर लूंगा। लेकिन यहां पर नेस्टेड इफ बनाना एक बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, मैं हर कंडीशन को अलग से इनकॉर्पोरेट करूं, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर मैं तमाम के ब्रैकेट्स क्लोज करूं, तो इसकी जगह मैंने एक और फॉर्मूला देखा है। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरड्यू डेज कितने हैं। मेरे पास है 786, तो मैं यहाँ पे 786 डेज लिख लूंगा। फिर मैं लगाऊंगा वी लुकअप का फॉर्मूला। ये वी लुकअप क्या करता है, एक स्पेसिफिक वैल्यू लुकअप करके मुझे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो में, एक कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में मुझे रिजल्ट दे देता है। तो मैंने वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया और मैंने वैल्यू पिक की। फिर मैंने उस वैल्यू को यहां से कंपेयर किया 2 से। ठीक है, ये मेरे पास आ गया एक टेबल। मैं सेल्स को लॉक कर दूंगा, ठीक है, ताकि ड्रैग करते हुए ये मेरे पास सेल्स बदले नहीं। अच्छा, अब मैं ये देखूंगा कि मेरे पास बकेट कौन से कॉलम में आ रहा है। बकेट मेरे पास सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर सेकंड कॉलम, और मैं इसको करके कर दूंगा एंटर। लेकिन अब मेरे पास इशू ये आ रहा है कि यहाँ पे एनए लिखा हुआ आ रहा है। अब ये मेरे पास एनए क्यों लिखा हुआ आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉमा के बाद कुछ भी नहीं डाला, आखिरी आखिरी कॉमा के बाद मैंने यहाँ पर कुछ भी इनपुट नहीं किया। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास रेंज ऑफ वैल्यूज हैं, लेकिन अगर मैं कॉमा नहीं डालता ना, तो ये स्पेसिफिक नंबर ऑफ ओवरड्यूज डेज निकालकर मुझे दे देता है। यानी यहाँ पे मेरे पास 23 होना जरूरी था, लेकिन यहाँ पे 23 नहीं है, बल्कि रेंज ऑफ वैल्यूज है मेरे पास। तो मैं इस वी लुकअप के अंदर 1 डाल दूंगा। ठीक है, अब ये सही वैल्यू मुझे पिक करके नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे इस टेबल को इस कॉलम पे ड्रैग करना है।
मुझे इस टेबल को बदलना पड़ेगा और मुझे इसको B4 से लेके चलना पड़ेगा। अगर मैं इस टेबल को बदलूं तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा और मैं इसको 3 पे ले जाऊंगा। अब मैं रिजल्ट देखता हूँ। अब मेरे पास रिजल्ट बिल्कुल ठीक आ रहा है। अच्छा, मैं इसको नीचे तक ड्रैग करके देखूंगा। अब आप देखिएगा कि इसमें मेरे पास रिजल्ट बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर कोई वैल्यू चाहिए 23 की, तो वो मुझे 23 की वैल्यू ढूंढ के देता है। लेकिन अगर मेरे पास 23 की वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो फिर वो मुझे नेक्स्ट वैल्यू उठा के देगा। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 23 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ रही है, तो वो 23 की वैल्यू उठाएगा। ठीक है, वरना वो पीछे जाता रहेगा जब तक वो 1 की वैल्यू तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है, और फिर वो वैल्यू से कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे बकेट उठा के दे देगा। यहाँ पर किसी का कोई सवाल? इसमें थोड़ी एडवांस एक्सेल की नॉलेज चाहिए तो पूछ लें। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, अब हम लोग ने सक्सेसफुली हर अमाउंट को बकेट असाइन कर दिया हमने। अब हम ये करेंगे कि अब हम इनकी इनरिकवरेबिलिटी की वर्किंग्स बनाएंगे और वो हम बनाएंगे यहाँ पर। एक मिनट, एक सवाल आ रहा है जी। ये सवाल था या बैकग्राउंड नॉइस थी? हेलो, कोई सवाल पूछा था बीच में? चलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इट वॉज अ बैकग्राउंड नॉइस। ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? अब मुझे इस ट्रेड रिसीवेबल्स को, ये मेरे पास बकेट आ गया और ये मेरे पास कट ऑफ डेट आ गई। मुझे रोज एंड कॉलम से कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल अमाउंट चाहिए इस पूरे डेटा में से। तो मैं क्या करूंगा? अब मैं समिस के फॉर्मूले लगाऊंगा, क्योंकि देखें इसमें दो कंडीशन हैं, एक तो बकेट की कंडीशन है और एक तो कट ऑफ डेट की कंडीशन है। तो अब सबसे पहले तो वो मुझसे बोल रहा है कि आप मुझे सम रेंज बताएं। तो सम रेंज मेरे पास ऑब्वियसली क्या होगी? अमाउंट होगी। मैं पूरा ही कॉलम सिलेक्ट कर लूंगा ताकि अगर हम इस डेटा को अमेंड करें तो कहीं रो के ऊपर नीचे होने से मेरे पास कोई डेटा मिस ना हो जाए। तो मैं क्या रिकमेंड करता हूँ कि आप पूरा डेटा उठाएं और मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लूँ। ये सबसे ज्यादा कंपेरेबल होता है, रादर देन आप ये करें कि आप इधर से लेकर इधर आखिर तक आप अमाउंट्स को सिलेक्ट करें। इसमें ये प्रॉब्लम होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई डेटा ऐड करना हुआ आखिर में, तो वो फिर आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप पूरा कॉलम सिलेक्ट करेंगे तो पूरा कॉलम सिलेक्ट करने का फायदा ये है कि आपके पास ऑटोमेटिकली ये एजिंग में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। ये मेरे पास डाटा आ गया। अच्छा, अब मुझसे वो क्राइटेरिया रेंज तुरंत पूछ रहा है कि मैं कौन से क्राइटेरिया पे इसको परखना चाहता हूँ। सर सबसे पहले तो मैं कट ऑफ के क्राइटेरिया को मीट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कट ऑफ की क्राइटेरिया रेंज लगा दी। अब वो मुझसे पूछ रहा है क्राइटेरिया। मैं क्राइटेरिया किसको रखूंगा? मैं कट ऑफ डेट को यहाँ पर कट ऑफ डेट को क्राइटेरिया बना दूंगा, लेकिन इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें इस सेल को अप्रोप्रिएटली लॉक करना है। सर किस तरीके से लॉक करना है? कि सर ये लेफ्ट राइट मूव ना हो। अगर मैं इस सेल को ड्रैग करूं तो ये अमाउंट लेफ्ट राइट चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी अगर मैं A4 करूं और अगर मैं इसको राइट तरफ ड्रैग करूं तो ये B4 C4 और D4 हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं ये जो अल्फाबेट है वो मेरे पास मूव ना हो, मगर ये जो ऊपर नीचे फॉर्मूला हो रहा है, मेरा फॉर्मूला ऊपर नीचे ड्रैग होते हुए चेंज हो मगर लेफ्ट राइट होते हुए चेंज ना हो। तो मैं सिर्फ अल्फाबेट को लॉक करूंगा और मैं नंबर को लॉक नहीं करूंगा यहाँ पर। ये लॉकिंग का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को? मुझे बीच में मैं रोकूंगा ताकि आप लोग के सवालात में ले सकूं। ठीक है, हमने सिर्फ अल्फाबेट को किस लिए लॉक किया? क्योंकि मैं लेफ्ट राइट मूव करूंगा ना, तो फिर मैं ये नहीं चाहूंगा कि मेरे पास ये जो कंडीशन हो वो B C D E में चली जाए, क्योंकि मेरी जो कंडीशन है वो कॉलम A में ही मौजूद है। लेकिन मैं चाहूंगा कि जब मेरा ये
सेल नीचे ड्रैग हो, तो फिर मेरे पास पीरियड चेंज हो जाए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो कट ऑफ डेट है वो रो नंबर 4 5 6 7 सब में मौजूद है। चले, ये काम हो गया। अब हमें दूसरा क्राइटेरिया देखना है। दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास क्या है? बकेट है। बकेट का क्राइटेरिया सिलेक्ट करने के लिए हम लोग कॉलम जे को ले लेंगे, और कॉलम जे को लेकर हम लोग इसको क्राइटेरिया से लिंक करा देंगे। अब इस क्राइटेरिया में हम लोग अल्फाबेट को लॉक नहीं करना चाह रहे, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि जब मैं इसको लेफ्ट राइट ड्रैग करूं तो मेरे पास क्राइटेरिया यानी मेरे पास बकेट तो बदल जाए, मगर मैं इसको ऊपर नीचे ड्रैग नहीं करना चाह रहा। यानी अगर मैं इसको ऊपर नीचे ड्रैग करूंगा और ऊपर नीचे ड्रैग करके ये नॉट ड्यू की वैल्यू नीचे की तरफ चली जाती है, तो हमारे पास करेक्ट बकेट सिलेक्ट नहीं हो रहा होगा। यानी हमारे पास जो ये बकेट है ये रो नंबर 2 में ही मौजूद है, ये कहीं और मौजूद नहीं है, लेकिन इसके कॉलम्स मल्टीपल है। तो इसमें मैं सिर्फ नंबर को लॉक, न्यूमेरिकल्स को लॉक कर दूंगा और अल्फाबेट को लॉक नहीं करूंगा, और फिर मैं इस फॉर्मूला को क्लोज करके एंटर कर दूंगा। हमारे पास नॉट येट ड्यू की कोई अमाउंट नहीं है। अच्छा, हमारे पास कोई अमाउंट क्यों नहीं है? इसकी वजह यह कि मेरे पास अक्टूबर 20 का डेटा ही नहीं है। ठीक है, मेरे पास अक्टूबर 21 से डेटा है। अच्छा, मैं अगर इस पूरे टेबल में इसको ड्रैग कर दूं, मेरे पास डेटा नहीं बन रहा। की वजह मुझे देखनी पड़ेगी। अच्छा, इसकी वजह मुझे समझ में आ गई। इसकी वजह मुझे ये समझ में आई है कि यहाँ पर 1 अक्टूबर की डेट डली हुई है और यहाँ पे 31 अक्टूबर की डेट डली हुई है। तब हमें करेक्ट फॉर्मूला डालकर इसकी सही डेट हमें डिटरमिन करनी पड़ेगी। तो मैं अगर यहाँ पर 31 अक्टूबर लिखता हूँ, ठीक है, और मैं इस 31 अक्टूबर को पर एंड ऑफ डेट का फॉर्मूला बना दूंगा। अब मेरे पास वैल्यू आ जाती है। यानी इसमें मैंने ये किया कि मैंने 31 अक्टूबर की डेट डाली, फिर 31 नवंबर की डाली, फिर 31 दिसंबर की डाली, एंड सो ऑन। तो ये नीचे तक मेरे पास हर मंथ की आखिरी डेट आ जाती है, और इस तरह मेरे पास पूरी एजिंग बन जाती है। अच्छा, अब मैं क्या कर लूंगा, मैं इनको पेस्ट एज वैल्यूज कर लूंगा ताकि ये हमारे पास से हटे नहीं, और मैं इन कॉलम्स को डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये हमारे पास फजूल के पड़े हुए हैं। तो इस तरह हमारे पास अक्टूबर 2021 से लेकर सितंबर 2023 तक की एजिंग बन जाती है। सर, ये असाइनमेंट मेरा यहाँ पे कंक्लूड होता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे सिर्फ एजिंग बनानी है। तो अगर आप लोग एमआईएस से डेटा निकाल रहे हो और एमआईएस से डेटा निकाल के आप एजिंग बना रहे हो, तो आप एजिंग किस तरीके से बनाएंगे, ये इस असाइनमेंट में ये चीज डिस्क्राइब मुझे करनी थी। अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे फौरन सवाल पूछे। इसका सोल्यूशन मैं शेयर कर दूंगा। इसका सोल्यूशन मैं जरूर शेयर करूंगा। शुड आई कंटिन्यू टू द नेक्स्ट असाइनमेंट? यस। ओके। अच्छा, नेक्स्ट असाइनमेंट की फाइल्स मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ ताकि जो जिप फाइल ना खोल सके उनके लिए ये फाइल्स मौजूद हो। अच्छा, रिमेंबर नेक्स्ट असाइनमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस असाइनमेंट। उसके लिए मैं आपको अलग एजिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। वो एजिंग आपने ईसीएल मॉडल के अंदर इनपुट करनी है। प्लीज शेयर दिस फाइल आफ्टर कंप्लीटिंग द असाइनमेंट। मैं करूंगा। अभी मैंने आपको नेक्स्ट असाइनमेंट की फाइल्स मैंने आपको दी हैं, अभी अपलोड हो रही हैं। अपलोड होकर आपके पास आ जाएंगी। सबको एजिंग और ईसीएल मॉडल मिल गया? एजिंग मिली अभी, आई थिंक सो। ईसीएल मॉडल अभी अपलोड हो रहा है। ईसीएल मॉडल भी सेंड हो गया सबको।
अच्छा, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अच्छा, असाइनमेंट नंबर 2 में आपके पास दो फाइलें आई हैं। एक आपके पास आई है एजिंग, और एक आपके पास आई है सैंपल ईसीएल मॉडल। एजिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ रॉ डेटा है, एजिंग से रिलेटेड। अच्छा, इसमें इस असाइनमेंट में मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा जो डेफिनेशन ऑफ डिफॉल्ट है वो ओवर ड्यू बाय 360 डेज पे मीट हो जाती है। यानी डेफिनेशन ऑफ इरिकवरेबिलिटी, अगर 360 डेज से ज्यादा मेरा लो मेरा मेरा रिसीवेबल चला जाएगा तो वो इरिकवरेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 360 डेज से ज्यादा का मेरा रिसीवेबल इरिकवरेबल होगा। अच्छा, ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एजिंग है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। असल मटेरियल मेरे पास सैंपल ईसीएल मॉडल में है। जो अभी ओपन हो रहा है। अच्छा, मीनवाइल मैं आप लोगों को उस असाइनमेंट का सॉल्यूशन भी भेज देता हूँ। ठीक है। ये चूंकि एक हैवी फाइल है तो ये ओपन होने में टाइम ले रही है। अच्छा, इसमें एक और चीज है। इसमें एक और ये चीज है कि मीनवाइल ये फाइल ओपन हो रही है। ओपन हो गई, चले, मुबारक। अच्छा, ये जो फाइल ओपन हो रही है, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर एजिंग इनपुट करनी है। ठीक है, आपने इसके अंदर एजिंग इनपुट करनी है, और इस एजिंग को इनपुट करके आपने यहाँ पर रोल रेट्स कैलकुलेट करने हैं। अच्छा, रोल रेट्स मेरे पास कैसे कैलकुलेट होंगे? रोल रेट्स मेरे पास ऐसे कैलकुलेट होंगे कि मैं, इट्स नॉट विजिबल। ये पॉज लीजिए। अब कुछ विजिबिलिटी आ रही है? नो। ये असल में फाइल लोड हो रही है, तो इसी वजह से ये विजिबल नहीं है। ये जो फाइल कंप्लीटली लोड हो जाएगी तो आपके पास आ जाएगी स्क्रीन। अच्छा, मीनवाइल ये लोड हो रही है, तो मैं आप लोग को एक और चीज दिखाता हूँ इसमें, जो कि रिलेटेड है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर से। अच्छा, अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स चाहिए तो आप जाएंगे सबसे पहले तो आईएमएफ की वेबसाइट पे। आप आईएमएफ को गूगल पे सर्च करके आप आईएमएफ की वेबसाइट पे चले जाएं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आईएमएफ को गूगल पे सर्च किया हुआ है और मैं आईएमएफ की वेबसाइट पे जा रहा हूँ। अब इधर मैं जाऊंगा पब्लिकेशन डाटा पे, और मेरे पास यहाँ पे डाटा में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के डाटा बेसिस आ रहे हैं। मैं इस पे चला जाऊंगा और मैं लेटेस्ट डेटाबेस उठा लूंगा, जो कि मेरे पास 5 अक्टूबर 2023 को पब्लिश हुआ है। अच्छा, अब मेरे पास आ जाएगा डाउनलोड डब्ल्यू डेटा, अक्टूबर 2023 एडिशन। मैं बाय कंट्रीज इस डाटा को सर्च कर लूंगा।
अच्छा, अब इस बाय कंट्रीज में आप अपने पाकिस्तान का रीजन देखें तो वो आते हैं मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में। लेकिन आप ऑल कंट्री सिलेक्ट कर लें ताकि आपको ग्रुप ढूंढने में मुश्किल ना हो। फिर आप इसमें सबको क्लियर करके पाकिस्तान के लिए सर्च करेंगे। मैं कंट्रोल F करके पाकिस्तान को सर्च कर लेता हूँ। मेरे पास पाकिस्तान यहाँ पे आ जाता है। मैं पाकिस्तान को सर्च करके फिर मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा और सिलेक्ट करके फिर मैं इसको कंटिन्यू कर लूंगा। अच्छा, नेक्स्ट अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना चाहिए। तो मुझे तो परसेंटेज चेंज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिए, या फिर आपको सीपीआई कितना चाहिए। मैं मल्टीपल मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स निकाल लेता हूँ यहाँ पर। एक इन्फ्लेशन का परसेंटेज चेंज और एक जीडीपी का परसेंटेज चेंज। इसमें और भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिनके साथ आप इसका कोरिलेशन निकाल सकते हैं। मैं करंट अकाउंट बैलेंस भी निकाल लेता हूँ। इस पे मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसलिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये इंडिविजुअल रिटेल जो कस्टमर्स होते हैं, अगर मैं इंडिविजुअल कस्टमर्स को क्रेडिट देता तो अनएम्प्लॉयमेंट उनसे उनसे स्पेसिफिक होता, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट उनसे स्पेसिफिक नहीं है। तो मैंने ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उठाकर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। जिनकी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है आवाज प्लीज बंद कर लें। अच्छा, अब मैं यहाँ पर पिछले तीन, मुझे जितना डाटा चाहिए मैं उठा लूंगा। मैं एहतियातन 2000 से वो डाटा उठा रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पर रिपोर्ट को प्रिपेयर कर दूंगा। अब मेरे पास ये पूरी रिपोर्ट आ गई। मैं इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर लूंगा अपने पास। वी वांट टू ओपन इट एनीवे, यस। ये असल में सीएसवी की फाइल होती है तो इस पे थोड़ा प्रॉब्लम होती है खोलने में। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी फिगर्स आ गई। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की भी आ गई मेरे पास, सीपीआई की भी आ गई मेरे पास, तमाम कस्टमर्स की आ गई। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं इस एक्चुअल ईसीएल मॉडल को, इस सैंपल ईसीएल मॉडल को। अच्छा, अगर मैं सैंपल ईसीएल मॉडल देखूं, अगर आप इसका फॉर्मूला देखें तो इसमें नॉट येट ड्यू बकेट से लेकर अगले बकेट में मूव करने की प्रोबेबिलिटी आ रही है कि इस बकेट से दूसरे बकेट में कौन सा अमाउंट मूव होगा। तो इस तरह मेरे पास रोल रेट निकल आएगा। ये रोल रेट का फॉर्मूला इनबिल्ट है, आप इसके अंदर इनपुट करेंगे, आप अपना डाटा इस फाइल के अंदर इनपुट करेंगे और यहाँ पर पीरियड को चेंज कर देंगे, क्योंकि मेरा जो पीरियड मेरे पास एक्चुअल एजिंग का पीरियड है वो है अक्टूबर 2020 से लेकर सितंबर 2023 तक, और ये है जुलाई 2020 से लेकर मई 2023 तक। तो हमें क्या करना होगा, इसमें हमें पीरियड भी चेंज करना होगा। ठीक है, और हमें इसके पीरियड को क्या करना होगा, अक्टूबर 2020 से लेकर अगस्त 2023 तक, क्योंकि सितंबर 2023 के बाद तो मेरे पास अगले मंथ का की एजिंग का डेटा नहीं है ना, तो मैं अगले मंथ की बकेटिंग नहीं निकाल सकता। तो अगर मैं 36 मंथ्स का डेटा इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरे पास 35 रोल रेट्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं दो बकेट्स को कंपेयर कर रहा हूँ। तो अगर मुझे 36 रोल रेट चाहिए होते तो मुझे 37 बकेट्स को कंपेयर करना पड़ता। अच्छा, ये मेरे पास फॉर्मूला इनपुट नहीं हो रहा। खैर, एक तो ये मामला हो गया। नंबर टू, फिर ये आपको ऑटोमेटिकली हिस्टोरिकल रोल रेट्स निकाल के दे देगा। ठीक है, और हिस्टोरिकल रोल रेट्स यहाँ इनपुट होकर आपके क्रेडिट लॉस रेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, इसमें सिर्फ आपने ये करना है कि जो मेरे पास 360 के ऊपर के बकेट्स हैं आपने इनको 100% लॉस पे दिखाना है, यानी ये 100% लूज हो जाएंगे, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 360 डेज के बाद मेरा लोन इरिकवरेबल है। तो ये मेरे पास रोल रेट्स आएंगे भी, इनमें प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला लगा हुआ है, तमाम में इनमें तमाम के प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला लगा हुआ है।
और इससे इससे आपका हिस्टोरिकल इम्पेयरमेंट लॉस भी आ जाएगा, जो कि आपके बैलेंस से मल्टीप्लाई होके आएगा। इसके बाद अब आता है डिफिकल्ट पार्ट, जो कि है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर से रिलेटेड। अब आपके पास यहाँ पर 2021, 2022 और 2023 के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपने इनपुट करने। तो सबसे पहले तो आप इस डेटा को कंसल्ट करेंगे जो आपके पास वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है। उसमें सबसे पहले तो आप जीडीपी का डेटा इनपुट करके देखेंगे, और यहाँ पर आप इसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखेंगे। अगर वो वन या -1 के करीब है, तो फिर आप ये वाला डेटा लेंगे, वरना फिर आप दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर को इनपुट करेंगे। अगर ये भी काम नहीं करता, तो फिर आप तीसरे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर को इनपुट करेंगे। लेकिन तीसरे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर को इनपुट करने में प्रॉब्लम यह है कि इसमें आपके पास कोई फोरकास्ट मौजूद नहीं है। तो अब आपके पास सिर्फ जीडीपी और सीपीआई बचता है जिसको आप इनपुट कर सकते हैं। तो इनको इनपुट करके देख लीजिए, और इसमें हमें ये बताइए कि इसमें कौन सी चीज ज्यादा कोरिलेट करती है। इससे हमारी बन जाएगी रिग्रेशन लाइन। ठीक है, और ये रिग्रेशन लाइन आपके क्रेडिट लॉस रेट्स में अप्लाई कर देगी। इस फॉर्मूले की क्या लॉजिक है मैं आपको सोल्यूशन करवाते हुए समझाऊंगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ ब्रीफिंग दे रहा हूँ। और इस तरह आपके हिस्टोरिकल लॉस रेट्स आपके मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर में मल्टीप्लाई होकर मैक्रो एडजस्टेड क्रेडिट लॉस रेट्स में कन्वर्ट होकर इम्पेयरमेंट लॉस आपको कैलकुलेट करके दे देंगे। अभी आपको आधी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी पहले आप इसको खुद करें, ताकि आप लोग इस फाइल से काफी कॉग्नाइजेंट हो जाएं। फिर इसके बाद फिर मैं आपको जब डेमोन्स्ट्रेट करवा के दूंगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी 6 बज रहे हैं तकरीबन। तो मैं आप लोगों को 20 मिनट दे रहा हूँ। 20 मिनट जरा इस फाइल को गो थ्रू करें। ट्राई करें कि आप आईएमएफ की वेबसाइट से भी डाटा निकाल सकें। ठीक है, आप उसको उसको भी खुद डेमोन्स्ट्रेट करें। ठीक है, ये मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दे दिया है, तो मैं उसको वापस नहीं करूंगा, आप इसको खुद करें। आईएमएफ से डेटा निकालने की कोशिश करें। ठीक है, और फिर इस आईएमएफ के डेटा को आप अपने वर्किंग्स में इनपुट करके फिर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते तो एटलीस्ट गो थ्रू कर लें, और इन दी एंड मैं 20 मिनट बाद इसका सोल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, सो ओवर टू यू गाइस। प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग दिस असाइनमेंट, एंड आफ्टर 20 minutes आई वुड एक्सप्लेन व्हाट व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दिस असाइनमेंट। हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा सर, हम लोग अपना सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो अगर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं। अच्छा, स्टेप 1। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबको आवाज आ रही है ना मेरी? सबको आवाज आ रही है? यस। ओके। अच्छा, तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं एजिंग को यहाँ से पिक कर लूंगा, और मैं इसको स्ट्रेट अवे कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। मेरे पास यहाँ पे सारी एजिंग पेस्ट हो गई, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो डाटा है मेरे पास, अब देखिए ये एजिंग कहाँ तक आ रही है। ये एजिंग मेरे पास, सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि ये कहीं आउट तो नहीं हो रही एजिंग। नहीं सर, आउट नहीं हो रही, बिल्कुल मेरे पास जिस फॉर्म में एजिंग थी मैंने उसी फॉर्म में कॉपी और पेस्ट कर दी। अच्छा, अब मैंने ये पीरियड पिक किया। मैंने यहाँ पे ये पीरियड्स पिक किए, तो ये मेरे पास अक्टूबर 23 से लेकर सितंबर 23 आ रहा है, जो कि मेरे पास एक गलत है यहाँ पर। तो मैं इसको लिख दूंगा अक्टूबर 2021, 31 अक्टूबर 2021।
ठीक है, और मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा दूंगा एंड ऑफ मंथ का। तो अगर मैं 31 अक्टूबर में 1 ऐड करता हूँ तो मेरे पास 1 नवंबर आ जाता है, और जब मैं एंड ऑफ मंथ का फॉर्मूला लगाता हूँ तो ये 30 नवंबर तक पहुंच जाएगा, यानी महीने के आखिर में पहुंच जाएगा। ईयर मंथ का फॉर्मूला एंड ऑफ मंथ के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये एक मेरे पास शॉर्टकट होता है जिसके जरिए मैं अपनी एजिंग बना सकता हूँ। ये 2020 होना चाहिए। ठीक है, ठीक, अक्टूबर 20 से लेकर September 23 तक मेरे पास तमाम पीरियड्स पहुंच गए। तो ये यही पीरियड्स मैं नीचे कैरी कर लूंगा, और फिर मैं ट्रांजिशन टू नेक्स्ट बकेट का फॉर्मूला बनाऊंगा। अब आप इसमें एक चीज देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, और ये पूछता हूँ कि अगर अगर फॉर एग्जाम्पल ये सेटल हो जाए, अमाउंट फॉर एग्जाम्पल ये अमाउंट कंप्लीटली सेटल हो गई, मेरा लैपटॉप लोडिंग में चला गया, आई एम सॉरी। ये तभी आप लोगों के पास एजिंग आ रही है, वो सैंपल ईसीएल मॉडल हट गया। ये फाइल असल में इतनी भारी है कि ये हैंग हो जाती है। खैर, अगर ये भी जीरो होता, अगर ये वापस हैंग हो गई। अच्छा, इसको रोकने के लिए मैं एक फॉर्मूला यूज करता हूँ। एक रास्ता है, अगर कोई भारी फाइल आ जाए और इसकी ये बीच बीच में हैंग होती रहे तो इसको फिर कैसे रोके हम लोग। सेम वॉज विथ मी। ये असल में भारी फाइल है ना काफी। अगर आप इसका साइज देखें तो ये 10 MB की फाइल है पूरी। ये है, ये तो होगा। अगर मैं इसको मैं कैलकुलेशन को क्या कर देता हूँ, मैं मैनुअल रख देता हूँ। तो इससे मेरे पास फॉर्मूलाज ऑटोमेटिक, हर बार मैं कोई नया डेटा एंटर करता हूँ तो उसमें मेरा फॉर्मूला अपडेट हो जाता है आखिर तक। तो अब मैं अगर कोई नई वैल्यू एंटर करूंगा तो अब फॉर्मूला मेरा अपडेट नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये हैंग हो गया। लेकिन ये कम हैंग होगा इस बार। उफ। अच्छा, अगर मैं यहाँ नीचे देखूं तो यहाँ पर अब ये इसका रोल रेट खत्म हो चुका है, और ये अगर मैं इसके एवरेज लूं तो ये इसमें कंसिडर ही नहीं हो रहा। आप यहाँ देखें तो यहाँ से यहाँ तक का मेरे पास रोल रेट कंसिडर ही नहीं हो रहा मेरे फॉर्मूले में। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अगर एक लोन फुली रिपेड, अगर एक रिसीवेबल फुली पेड हो जाता है तो फिर सर वो अगले बकेट में मूव ही नहीं करेगा। उसकी उसकी लाइफ तभी खत्म हो गई जब वो फुली रिपेड हो गया। तो फुली रिपेड रिसीवेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, अगर एक रिसीवेबल फुली पेड हो जाए तो रिसीवेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब रिसीवेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर इसके रोल रेट निकालने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास रोल रेट जीरो हो जाता है। मैं वापस वैल्यूज को रिस्टोर कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि हमारा सही से टेबल बन जाए। ठीक है, इसमें मेरे पास वैल्यूज वापस रिकैलकुलेट नहीं हो रही, तो मैं F9 दबाऊंगा तो मेरी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा, इसमें फिर आप कुछ जगह देखेंगे कि मेरे पास वैल्यूज आ रही है 100%। ये 100% कहाँ आ रही है? 100% वहां आ रही है। ये 100% वहां आ रही है, 1 मिनट। जहां पर मेरे पास पिछले बकेट में पिछले महीने में कम वैल्यूज हैं और उससे अगले बकेट में ज्यादा वैल्यूज हैं, जो कि एक अनयूजुअल अकरेंस है। इन अकरेंसेस को हम क्या करते हैं? इन अकरेंसेस को हम लोग एमआईएस में आइडेंटिफाई करके इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये बेसिकली ये वाली जो अमाउंट है ये इस अमाउंट से कम होनी चाहिए। क्योंकि देखें, कोई भी रिसीवेबल होगा या तो वो रिपे होके खत्म हो जाएगा, या तो फिर वो अगले बकेट में मूव कर जाएगा। ठीक है, इस बकेट में जो अमाउंट आ रही है वो कहीं और से नहीं, वो यहीं से आएगी। तो अब चूंकि ये 524 है और ये 528 है, तो फिर मैं अपने एमआईएस में जाकर आइडेंटिफाई करूंगा कि इसका रीजन क्या है। कौन सी ऐसी इनवॉइस है जो डबल काउंट हो गई है। ठीक है, एमआईएस में।
तो एंड में हमने यहाँ पर रोल रेट्स निकाल ली। अब ये रोल रेट्स निकालने का क्या मकसद है? रोल रेट्स निकालने का ये मकसद है कि मैं आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ कि नॉट येट ड्यू से 1 to 30 डेज के बकेट में कितना रिसीवेबल मूव करेगा, फिर इस बकेट से दूसरे बकेट में कितना रिसीवेबल मूव करेगा, और इसी तरह मूव होते 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 मेरे पास कौन सा रिसीवेबल इरिकवरेबल हो जाएगा। मुझे किसी भी रिसीवेबल की नॉट येट ड्यू से 360 डेज अबव तक की जर्नी को ट्रैक करना है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, मुझे किसी भी रिसीवेबल की नॉट येट ड्यू से 360 डेज तक की जर्नी को ट्रैक करना है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर वो वाले रिसीवेबल्स, वो रिसीवेबल्स का वो प्रोपोर्शन आ रहा है जो कि अगले बकेट में मूव कर जाता है। एग्जाम्पल है, अगर मेरे पास 1 मिलियन की अमाउंट है, अगर मेरे पास 1 मिलियन की अमाउंट है, तो फिर मैं ये आइडेंटिफाई करता हूँ कि इस 1 मिलियन में से अगले बकेट में कौन कौन सी अमाउंट मूव हो जाएंगी। ठीक है, एंड सो ऑन, फिर इस बकेट से दूसरे बकेट में कौन कौन सी अमाउंट्स मूव हो जाएंगी। तो अगर मैं एंड तक देखूं तो 1 मिलियन में से मेरे पास 792 की अमाउंट्स अगले बकेट्स में मूव हो रही हैं। ठीक है, तो अब मैं अगर इसकी टोटल परसेंटेज निकालूं कि कौन सा 1 मिलियन में से मेरे पास कितना अमाउंट रिकवरेबल होगा, तो ये परसेंटेज मेरे पास आएगी तकरीबन 0.08%, जो कि आपके पास क्रेडिट लॉस रेट में भी शो हो रही होगी। एक मिनट, लेट मी चेक दिस। एक मिनट, इसका एक और बकेट की मूवमेंट जरूरी थी, आई एम सॉरी, ये अटक गया। अच्छा, मैं इसको एक और बकेट में मूव कर लेता हूँ। 642 सही है। यानी अगर मैं, फॉर एग्जांपल, अगर मैं फाइनल इरिकवरेबिलिटी के बकेट में मूव कर जाता हूँ तो मेरी अमाउंट आ जाएगी 642। अच्छा, अब ये 642 मेरी रिकवरेबल अमाउंट है, 792 मेरी 331 to 360 डेज की अमाउंट थी। ठीक है, सो आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ, आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ, एंड माई इरिकवरेबिलिटी अमाउंट इज 642.25। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालू 1 मिलियन में से, तो मुझे बताया कि मेरा 0.06% मेरा इरिकवरेबल होगा। अच्छा, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं इन तमाम परसेंटेजेस का की प्रोडक्ट ले लूंगा। मेरे पास क्या आ रही है, मेरे पास सेम परसेंटेज आ रही है। अच्छा, ये तो हो गया नॉट येट ड्यू से लेकर इरिकवरेबिलिटी की जर्नी। ठीक है, और इसमें ये तमाम परसेंटेजेस को इनकाउंटर कर रहा है। अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी रिसीवेबल की, मैं 1 to 30 डेज के बकेट से लेकर आखिर तक की जर्नी प्लॉट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इस अमाउंट को चेंज कर दूंगा और मैं इसको 1 मिलियन कर दूंगा। और मैं कहूंगा कि अगर 1 to 30 डेज के बकेट में 1 मिलियन की अमाउंट है तो वो आखिर में क्या हो जाएगी। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को रन थ्रू करूं तो मेरे पास आखिरी अमाउंट हो जाएगी 2602.38। ठीक है, और अगर मैं इस अमाउंट को डिवाइड करूं बाय 1 मिलियन, मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 2602 तो 0.26%। अगर मैं प्रोडक्ट लूं इन तमाम परसेंटेजेस का एक्सेप्ट द फर्स्ट परसेंटेज, एक्सेप्ट द फर्स्ट परसेंटेज, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, मेरे पास रिजल्ट आएगा 26%। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये डिड्यूस किया इससे कि जैसे जैसे मेरे बकेट्स बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे पिछले बकेट्स के रोल रेट्स को मैं इग्नोर करता जाऊंगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल 31 से 60 डेज की जर्नी को मैं प्लॉट करना चाह रहा हूँ टू इरिकवरेबिलिटी, मैं चाह रहा हूं कि मैं किसी भी रिसीवेबल की 31 to 60 डेज के बकेट से लेकर इरिकवरेबिलिटी की जर्नी को मेजर करूं, तो अब मैं 57 से ऑनवर्ड्स प्रोडक्ट लेना शुरू करूंगा। मैं 1 to 30 डेज और नॉट येट ड्यू के रोल रेट्स को मैं कंसिडर ही नहीं करूंगा। क्लियर है ये बात सबको? किसी का कोई सवाल यहां पर? देखें, कभी भी आप ईसीएल निकालते हैं तो ईसीएल में आप हमेशा लॉस रेट कैलकुलेट करते हैं, और वो लॉस रेट क्या होता है, वो लॉस रेट एक्चुअली ये बताता है कि आपके पर्टिकुलर बकेट से लेकर इरिकवरेबिलिटी में कितने कस्टमर्स पहुंच जाएंगे।
वो क्या प्रोपोर्शन है कस्टमर्स का जो आपके एक पर्टिकुलर बकेट से इरिकवरेबिलिटी पर पहुंच जाएंगे। अब मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ और मैं आप लोग का इनपुट चाहता हूँ कि आप लोग को कोई सवाल हो या मैं आगे कंटिन्यू करूँ, क्या करूँ मैं। कोई सवाल नहीं है? रिपीट इट प्लीज। मैं क्या रिपीट करूँ? आप माइक ओपन कर लें, बेशक कोई स्पेसिफिक सवाल है। क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी बातें कही हैं, अब मुझे आइडिया नहीं हो इसमें रहा जो आपने ये अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी जी वालेकुम सर, अस्सलाम, मैं सुन। यहाँ पे आप ये रिकवर जर्नी की तरफ जब मूव हुए ना, वो फिर रिपीट कर तो डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा हो रही थी, तो काफी चीजें मिस हो गई हैं इसमें। किसी और ने ये डिस्टॉर्शन फेस की थी वैसे? मुझे बता दे ताकि मैं डिस्टॉर्शन अपने साइड से मैं बैकअप नेट लगा लूं मैं। मैं रिपीट तो कर दूंगा, लेकिन किसी और को अगर ये आवाज नहीं आ रही, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। चले मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर कोई डिस्टॉर्शन है तो वो फिर मुझे लोग बता देंगे। अगर मेरी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही हो तो फौरन बताएं। ठीक है, इवन आप माइक खोल के मुझे रोक भी सकते हैं। खैर, तो इरिकवरेबिलिटी में मैं ये समझा रहा था कि मेरे पास यहाँ पे 1 मिलियन की अमाउंट आ रही है। ठीक है, अब मैं ये मेजर कर रहा हूँ कि मेरे पास अगले बकेट में इसमें से कितनी अमाउंट मूव करेगी। अगले बकेट में मेरे पास 247,000 की अमाउंट लगभग मूव होगी। इसमें से मेरे पास तकरीबन अगले बकेट में 87 की अमाउंट जाएगी। ये 100 ऑन करके मैं जब इसको आखिरी तक इरिकवरेबिलिटी तक ले जाऊंगा तो मेरे पास 1 मिलियन में से बाकी सारी अमाउंट पे हो जाएगी। सिर्फ इरिकवरेबल कितनी अमाउंट होगी? 642.25। मैं क्या करूंगा, मैं एक प्रोपोर्शन निकालूंगा कि 1 मिलियन में से मेरे पास कितनी अमाउंट इरिकवरेबिलिटी में चली गई। मेरे पास गई 6422.5। ठीक है, या मैं इसको 10 मिलियन से 1 मिलियन से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास सेम रिजल्ट आया। अच्छा, मैं दूसरे तरीके से इसको कैलकुलेट करता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि अगर एक लोन फर्स्ट नॉट येट ड्यू के स्टेज में, तो उसके नेक्स्ट बकेट में जाने की प्रोबेबिलिटी है 24.68। फिर उस 24.68 की जो अमाउंट गई है, फिर इसकी अगले बकेट में जाने की परसेंटेज कितनी है? 35.29। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि मेरे पास एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाए। मैं इसको और तरीके से मल्टीप्लाई करता जाऊंगा यहां तक कि मैं फाइनल फाइनल इरिकवरेबिलिटी की स्टेज पे पहुंच जाऊं, तो मेरे पास सेम परसेंटेज आ रही है। अच्छा, इससे मैंने ये डिड्यूस किया कि अगर मैं इन तमाम परसेंटेजेस को मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं इन तमाम परसेंटेजेस को मल्टीप्लाई करता हूं तो भी मेरे पास इरिकवरेबिलिटी की परसेंटेज आ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद ये तो थी नॉट येट ड्यू की बकेट की परसेंटेज। ठीक है, नॉट येट ड्यू की जर्नी थी टू इरिकवरेबिलिटी। 1 to 30 डेज की जर्नी क्या होगी? 1 to 30 डेज की जर्नी में मैं पहले बकेट को इग्नोर कर दूंगा और मैं एज्यूम करूंगा कि 1 to 30 डेज में मेरे पास 1 मिलियन की अमाउंट है। अब मैं आखिर तक इसकी रिकवरेबिलिटी की जर्नी देखूंगा तो मेरे पास आ रही है 26%। अगर मैं इन सब का प्रोडक्ट लूं और पहले बकेट की रोल रेट को इग्नोर कर दूं तो भी मेरे पास सेम रिजल्ट आ रहा है। यानी इसका मतलब ये कि मैं जैसे जैसे हर बकेट का क्रेडिट लॉस रेट निकाल रहा हूँ। लॉस रेट का क्या मतलब है? लॉस रेट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर बकेट में कितनी परसेंटेज ऑफ अमाउंट नेक्स्ट बकेट में चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इन तमाम को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ लीविंग द प्रीवियस बकेट्स, तो मैं इसे डिड्यूस कर रहा हूँ कि मेरे पास इससे लॉस रेट आ सकता है, यानी प्रोडक्ट निकाल के ही मेरे पास लॉस रेट आ सकता है। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट स्टेप में मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने तमाम मूवमेंट्स को मैंने इन द फॉर्म ऑफ रोल रेट्स मैप कर दिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले बकेट में हम लोग तमाम लॉस रेट्स का प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, और अगर आप इसका फॉर्मूला देखें तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला ही यूज हो रहा है। अच्छा, फिर दूसरे बकेट में हम तमाम रोल रेट्स का प्रोडक्ट लेंगे टू अराइव एट द लॉस रेट, लेकिन इसमें हम लोग
पहले बकेट का लॉस रेट, पहले बकेट का रोल रेट हम लोग इग्नोर कर देंगे। अगर हम लोग तीसरे बकेट में आएंगे तो हम पहले दो बकेट्स के रोल रेट इग्नोर कर देंगे। अगर हम लोग चौथे बकेट में आएंगे तो हम पहले तीन बकेट्स का रोल रेट इग्नोर कर देंगे, एंड सो ऑन। क्योंकि देखें इसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसकी जर्नी हो रही है 1 to 30 डेज से स्टार्ट। ठीक है, तो ये 1 to 30 डेज में पहुंचने का बकेट है। ठीक है, ये 1 to 30 डेज में तो पहुंच चुका है, तो यहाँ पर मैं 100% लगाऊंगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी 1 to 30 डेज में पहुंच चुका है। ये वापस अटक गया। खैर थोड़ा इंतजार कर लें, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जो अपडेट होते हैं। फाइल ही मेरे पास बंद हो गई। मेरे पास जब ये फाइल खुल जाती है तो मैं इस एक्सरसाइज को थोड़ा कंटिन्यू करवाता हूँ। अच्छा मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये पहले मैं इसको सेव कर लूँ ताकि ये मेरे पास सारा डेटा जाए ना। अच्छा फॉर एग्जांपल अब मैंने पहले बकेट की परसेंटेज हटा दी, क्योंकि अगर कोई भी पर्टिकुलर कस्टमर 1 to 30 डेज की बकेट में है तो इसका मतलब ये कि ये 1 to 30 डेज की बकेट में पहुंच चुका है, और हमें नॉट येट ड्यू से 1 to 30 डेज के रोल रेट को हमें कंसिडर ही नहीं करना। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100% डालता हूँ, ये वापस लोड होना शुरू हो गया। इसके लिए मुझे अच्छा सा लैपटॉप लेना पड़ेगा फिर। हमें सब आई थिंक इस डेटा को ना कॉपी पेस्ट कर ले एक अलग शीट पर, फॉर्मूलाज हटाकर।
कहीं ऐसा ना हो कि इस फाइल के अंदर वायरस हो। ठीक है, कभी कभार वायरस की भी हरकतें होती हैं। मेरे ख्याल से इस डेटा को उठा के ना फॉर्मूलाज हटा के कॉपी पेस्ट कर लें तो काफी रिजनेबल हो जाएगा। ठीक है, मैं मैक्स फाइल खुल तो रही है मगर थोड़ा टाइम लगा रही है। मैं इसका ऑल्टरनेट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव। अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी व्यू है। ठीक है। अच्छा, मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ, लेकिन अगर ये काम नहीं करता तो फिर मैं दूसरे ऑल्टरनेटिव सोर्स पे चला जाऊंगा। तो अब मैं अगर इसमें फॉर एग्जांपल मैं इसमें 100% की वैल्यू डाल के देख लेता हूँ कि अब ये चल रहा है या नहीं चल रहा। इसने वापस प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दिए।
इस फाइल में लिंक्स बहुत लगे हुए हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको अपने पावरफुल लैपटॉप में स्विच कर लूँ। हाँ, नहीं असल में इस फाइल के हैंगिंग की वजह ये है कि इसमें लिंक्स बहुत इसमें को मैं तो फील करता हूँ कि कहीं वायरस, इसमें कहीं वायरस ना हो। हम्म, ठीक है, मैं एजिंग के साथ साथ ECL मॉडल भी ओपन हो रहा है। स्क्रीन नजर आ रही है? सर स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी वीडियो है। विजिबल है? अच्छा, जी ये थोड़ा पावरफुल लैपटॉप था, तो अब आप इसमें देखेंगे कि ये जो मेरे पास 100% की वैल्यू ये मेरे पास जो सारी वैल्यूज आ रही हैं, ये मिलाकर कितनी बन रही है मेरे पास? ये मिलाकर मेरे पास 0.2602% बन रही है। ठीक है, अगर मैं इसमें 100% डाल भी देता हूँ, अब देखें इसमें ये 1 to 30 डेज में मूव कर चुका है, तो यानी यहाँ पर अगले बकेट में मूव करने की प्रोबेबिलिटी है 100%। ठीक है, तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 0.2602% ही रहेगी। अगर मैं इसको हटा भी दूं तो भी इसकी यही प्रोबेबिलिटी रहेगी, क्योंकि मैं इसको प्रोडक्ट में कंसीडर कर ही नहीं रहा, या मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जिसका इम्पैक्ट कोई नहीं होता। अच्छा, अब इस क्रेडिट लॉस रेट को मैं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स लगाऊंगा। अच्छा, अब इस पे मैं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे लगाऊंगा? मैंने सबसे पहले तो पिछले 3 सालों का आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो ले लिया। ठीक है, ये पोर्टफोलियो मेरे पास कहाँ से आ रहा है? ये मेरे पास यहाँ से आ रहा है। हर साल के एंड पे मैंने एक आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो ले लिया। सितंबर 21 के एंड पे मैंने लिया, अक्टूबर 21 के एंड पे मैंने लिया, और सितंबर 22 के एंड पे मैंने लिया, और सितंबर 23 के एंड पे मैंने ले लिया।
अच्छा, इन अमाउंट्स के बदले में मैंने इनका इरिकवरेबल बैलेंस भी ले लिया। इरिकवरेबल पोर्टफोलियो कितना है, उसमें सिर्फ मैंने आखिरी 2 बकेट्स लिए हैं, 361 तो 390 डेज और अबव 390 डेज, यानी 361 डेज से ऊपर इरिकवरेबल होता है ना, तो मैंने इरिकवरेबल पोर्टफोलियो भी ले लिया। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे इरिकवरेबिलिटी रेट कैलकुलेट किया हर साल के एंड पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डेटा कहाँ से लाऊंगा, मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से लाऊंगा, जो मुझे वापस पिक करना पड़ेगा। वो मैं एक बार देख लेता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी मौजूद होगा इस लैपटॉप पे। मेरे पास मौजूद नहीं है, तो मुझे वापस IMF की वेबसाइट से वो डाटा निकालना पड़ेगा। तो मैं अगर आप लोग को अपनी गूगल क्रोम की स्क्रीन भी शेयर करूं, ताकि आप लोग को वापस देखने को मिल जाए कि ये किस तरह डेटा निकलेगा। ठीक है, तो अब हम आए यहाँ पर और हमने IMF का डेटा निकालना शुरू कर दिया। और यहाँ पे मैं डेटा स्पेसिफिक टू वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक निकालूंगा। अब मैंने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट परसेंटेज चेंज निकाला, मैंने इन्फ्लेशन परसेंटेज चेंज निकाला, और मैंने वैसे ही बता दिया था कि करंट अकाउंट का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैंने स्टार्ट डेट यहाँ पे रख दी, फॉर एग्जांपल 2010 की रख दी मैंने रिपोर्ट प्रिपेयर करवा दी। अच्छा, अब मैं इस रिपोर्ट को डाउनलोड करूँगा। मैं इसको डॉक्यूमेंट्स में कहीं डाउनलोड कर देता हूँ। अच्छा, अब ये मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के डेटा से और मैंने इसको नेक्स्ट फाइल में पेस्ट कर दिया। मैंने इसको पेस्ट कर दिया। मैं ट्रांसपोज करके पेस्ट करूँगा, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसमें से वैल्यूज़ पेस्ट कर लेता हूँ और ट्रांसपोज कर देता हूँ सबको। तो मेरे पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई। अगर मैं इनका कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखूँ तो वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैंने आपको प्रीवियस इसमें लेक्चर में बताया था कि ये नेगेटिव में होना चाहिए, क्योंकि आप इसको देखें कि जो आपका डिफ़ॉल्ट रेट, आपका जो रिकवरेबिलिटी रेट है और जीडीपी है, उसका नेगेटिव रिलेशन होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका जीडीपी होगा, उतना कम आपका रिकवरेबिलिटी रेट होगा। गिया में ये बता रहे हैं कि जितना ज़्यादा जीडीपी होगा, उतना ज़्यादा रिकवरेबिलिटी रेट होगा। तो हम सीपीआई को ट्राई करके देख लेते हैं। तो ये नेगेटिवली कोरिलेटेड है। सर ये भी उल्टा उल्टा आ रहा है, तो अब हमें थोड़ा ऐसा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ढूंढना होगा जिसका हमारे पास क्लियर कोरिलेशन कोफिशिएंट आ जाए। कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला है, आप एक सेट को के डेटा को दूसरे सेट ऑफ डेटा से कंपेयर करते हैं और देखते हैं दोनों में कितना रिलेशन है। उसके लिए हमारे पास पियर्सन का फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, स्लोप के लिए अब देखें, अब अगर कोई ऐसा स्कैटर डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको स्कैटर डायग्राम की एग्जांपल दी थी और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स प्लॉटेड है, और अगर मुझे उसमें से लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकालनी है, तो उस लाइन ऑफ बेस्ट फिट का स्लोप और इंटरसेप्ट क्या होगा। तो देखें, स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास स्लोप के फॉर्म में आ जाता है। मैंने दोनों डेटा सेट्स को लिया और मैंने इन दोनों के दरमियान स्लोप निकाल लिया। इसी तरह मैं इन दोनों डेटा सेट्स के दरमियान इंटरसेप्ट भी निकाल सकता हूँ। इंटरसेप्ट क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ की वैल्यू 0 होगी, तो फिर दूसरी चीज़ की वैल्यू क्या होगी। या अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ, या अगर मैं इनरिकवरेबिलिटी रेट इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय
जीडीपी प्लस सी निकालना चाह रहा हूँ, या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी निकालना चाह रहा हूँ, तो इसमें m और c की वैल्यू क्या होगी? तो सर m को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं, और c को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट बोलते हैं। स्लोप का फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पर स्लोप के फॉर्म में आ जाता है, आप स्लोप लिखें और दोनों डेटा सेट्स को सिलेक्ट करें, आपके पास स्लोप आ जाएगा। अगर आप c की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सर आप इंटरसेप्ट का फॉर्मूला यूज करें। तो इस तरह आपके पास एक फॉर्मूला आ जाएगा जो कि इक्वल होगा y इनरिकवरेबिलिटी रेट इज इक्वल टू दिस अमाउंट इज इक्वल टू दिस अमाउंट, अगर मैं इसको इज इक्वल टू करके देखूं, दिस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय जीडीपी प्लस दिस। ठीक है, तो मेरे पास इस तरीके से कोई एक फॉर्मूला बन जाता है, आई आर इज इक्वल टू स्लोप मल्टीप्लाई बाय जीडीपी प्लस इंटरसेप्ट। ये एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है। तो यहां तक सबको क्लियर है? इफ द डेटा इज preparing for the 1 year, we need to add the previous 2 years in step 4। सर देखें, अगर मैं 1 साल का डेटा इस्तेमाल करता हूँ, रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन अगर मैं 1 साल का डेटा इस्तेमाल करता हूँ तो मैं उसी साल से कॉरेस्पॉन्डिंग जीडीपी निकाल लूंगा। ठीक है, लेकिन 1 साल में आपके पास ये फॉर्मूला आ नहीं पाएगा स्लोप और इंटरसेप्ट का। ये आपके पास तभी आएगा जब आपके पास 3 से 5 साल का डेटा है। ठीक है, और आप फिर यहाँ पे रिकवरेबिलिटी रेट और जीडीपी ग्रोथ रेट दोनों को कॉरेस्पॉन्डिंगली देखेंगे। ठीक है, मैंने सवाल का जवाब दिया यहाँ पर। सही है सर, ये एट द प्रीवियस 2 इयर्स का जवाब है। अच्छा, अब इसके बाद मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का डेटा देखा और इसमें मैंने देखा 2024 में मेरे पास क्या जीडीपी आ रही है। तो मेरे पास आ रही है 2.5। ठीक है सर, मेरे पास 2.5 की जीडीपी आ रही है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2.5। अच्छा, 2024 में इसी फॉर्मूला को यूज करके मेरे पास रिकवरेबिलिटी रेट क्या आएगा? मेरे पास रिकवरेबिलिटी रेट ऑन एन एस्टिमेटेड बेसिस मेरे पास क्या आना चाहिए? आई आर इज इक्वल टू सी 117 मल्टीप्लाई बाय जीडीपी, मल्टीप्लाई बाय जीडीपी। कौन सी जीडीपी सर? 2024 की जीडीपी, क्योंकि मैं 2024 का रिकवरेबिलिटी रेट एस्टिमेट करना चाह रहा हूं। तो मैं अपने स्लोप को 2024 की जीडीपी से मल्टीप्लाई करके उसमें इंटरसेप्ट को ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा? मेरे पास रिजल्ट आएगा 2024 का एस्टिमेटेड इरिकवरेबिलिटी रेट। अच्छा, मैंने 2024 के इरिकवरेबिलिटी रेट को मैंने पिछले 3 सालों के इरिकवरेबिलिटी रेट से कंपेयर किया। क्यों मैंने पिछले 3 सालों का इरिकवरेबिलिटी रेट क्यों निकाला? क्योंकि जो मेरा हिस्टोरिकल लॉस रेट है वो पिछले 3 सालों पे बना हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास जो पिछले 3 सालों का हिस्टोरिकल लॉस रेट है इससे कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास ये फिगर है। ठीक है, और जो मेरे पास ये वाली फिगर है ये फ्यूचरिस्टिक लॉस रेट से कॉरेस्पॉन्डिंग होगी। यानी क्या मतलब? ये मेरे पास हिस्टोरिकल लॉस रेट से कंपेयर होगा और ये मेरे फ्यूचरिस्टिक लॉस रेट से कंपेयर होगा। अच्छा, अब मैं ये निकाल रहा हूं कि मेरा जो हिस्टोरिकल लॉस रेट और फ्यूचरिस्टिक लॉस रेट है उनके दरमियान क्या रेशियो होगा। जो मेरा हिस्टोरिकल लॉस रेट है और जो फ्यूचरिस्टिक लॉस रेट है तो मेरे पास क्या रेशियो होगा? तो सर मैंने क्या किया, मैंने फ्यूचरिस्टिक लॉस रेट को मैंने हिस्टोरिकल लॉस रेट से डिवाइड कर लिया। तो मेरे पास दोनों के दरमियान क्या रेशियो आया? 1.35 रेशियो 1, 1.35 रेशियो 1। ठीक है, यानी हर 1% लॉस रेट के लिए मेरे पास फ्यूचरिस्टिक लॉस रेट क्या होगा? 1.35%। हर 1% लॉस रेट के लिए मेरे पास फ्यूचरिस्टिक लॉस रेट क्या होगा? 1.35%। यहां पर कोई सवाल? यहां पर कोई सवाल? मैं आगे बढ़ूं? मैं यहां पे रुका हुआ हूं। यहां पे किसी का कोई सवाल?
यहाँ पे किसी का कोई सवाल? मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जूम मीटिंग में, किसी की कोई चैट नहीं आ रही मुझे रिप्लाई करें, मैं आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं? हेलो, यस प्लीज। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ऑनलाइन में पता नहीं चलता किसी को। नो सर, मैं आगे। ठीक है, कोई सवाल नहीं है। अच्छा, मेरे पास हर 1% हिस्टोरिकल लॉस रेट के बदले में 1.35 का लॉस रेट आएगा। तो सर अगर मैं हिस्टोरिकल लॉस रेट से फ्यूचरिस्टिक लॉस रेट बनाना चाह रहा हूं, तो मैं हिस्टोरिकल लॉस रेट को 1.35 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास फ्यूचरिस्टिक लॉस रेट आ जाएगा। तो अब इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने तमाम बैलेंसेस को कंपाइल किया ऊपर वाली वर्किंग से। ठीक है, मैंने यहाँ वाली वर्किंग से मैंने तमाम बैलेंसेस को कंपाइल किया। फिर इसके बाद मैंने हिस्टोरिकल क्रेडिट लॉस रेट मैंने ये कहाँ से लिए हैं, मैंने ये उस जगह से लिए हैं जहाँ पे मैंने तमाम रोल रेट्स को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास हिस्टोरिकल लॉस रेट है। इसको हिस्टोरिकल लॉस रेट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पास पिछले 3 साल के डेटा से कंपाइल हुआ है। ये मेरे पास पिछले 3 साल के डेटा से कंपाइल हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हिस्टोरिकल क्रेडिट लॉस रेट निकाल लिया और इसको मैंने रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज फॉर एवरी परसेंटेज ऑफ every 1% of historical credit loss rate there is 1.35% of futuristic loss rate। तो मैंने जब इसको 1.3497 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास नए लॉस रेट्स आ गए, जिसको मैं क्या कहूंगा, मैक्रो एडजस्टेड क्रेडिट लॉस रेट्स या फ्यूचरिस्टिक क्रेडिट लॉस रेट्स। मैंने फ्यूचरिस्टिक क्रेडिट लॉस रेट्स निकालकर मैंने इन परसेंटेजेस से मैंने रिस्पेक्टिव बैलेंसेस को मल्टीप्लाई कर लिया हर बकेट के, और हर बकेट के बैलेंस को मैंने मल्टीप्लाई करके फाइनल इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कर लिया। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम है कि 361 टू 390 डेज और 390 डेज के लिए कोई लॉस रेट नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या एज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे मेरा 100% बैलेंस रिकवरेबल है, यहाँ पे मेरा 100% बैलेंस रिकवरेबल है। तो मैंने इधर 100% एंटर करके मैं नीचे के डाटा में गया और मैंने नीचे के डाटा से मैंने फाइनल अपना ECL कैलकुलेट कर लिया। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अच्छा, ये मेरा ECL कहाँ तक जा रहा है? अच्छा, यहाँ पे एक और मसला है, यहाँ पे एक और मसला ये कि यहाँ पर मेरा लॉस रेट क्या जा रहा है, 109.35%, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या कर लूंगा, मैं कर लूंगा कि मैं अपने क्रेडिट लॉस रेट को मिनिमम फॉर्मूला के जरिए 100% तक रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा। क्योंकि देखें, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ क्रेडिट लॉस रेट 100% से ज्यादा जा रहा है। हालांकि जो कोई भी क्रेडिट लॉस रेट है वो 100% से ज्यादा नहीं जा सकता। ठीक है, ज्यादा आपको आपको आपकी अमाउंट रिकवर नहीं होगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर लूंगा, तो ये 100% तक रेस्ट्रिक्ट हो गया। ये मेरे पास फाइनल इंपेयरमेंट लॉस का बैलेंस आ गया। अब ये इसमें दूसरी असाइनमेंट भी मैंने पूरी कर ली। सॉरी फॉर द इंटरप्शन इन बिटवीन, जिसकी वजह से मेरा सेशन थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, हालांकि मैंने 9 बजे खत्म करना था, 10 मिनट लेट हो गया बिकॉज ऑफ दोस टेक्निकल इश्यूज। तो अब मैं सवालात के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सवालात पूछें, मैं जवाब दूं। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं सेशन को कंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, और इंशाल्लाह फिर ये कि एडमिन साहब को रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। सर फाइल शेयर कर दें, अभी कर देता हूँ।
अच्छा, सबको मॉडल शेयर हो गया, सबको सॉल्यूशन मिल गया। सबको सॉल्यूशन मिल गया। यस, ठीक है, मैं इसको व्हाट्सएप पे भी अपलोड करवा दूंगा। तो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बाकी नेक्स्ट क्लास का आपको सर हसन बता देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।